आदित्य राजवंश के हाथ में प्लास्टिक का बड़ा सा टब था। उसमें हल्का गुनगुना पानी भरा हुआ था, वही पानी जिसमें कुछ देर पहले 3 औरतों ने अपने पैर भिगोए थे। वो बिना कोई भाव दिखाए घर के पीछे नाली की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर न नाराजगी थी, न शर्म, न गुस्सा, जैसे ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। हॉल में सोफे पर 3 औरतें आराम से बैठी हंस बात कर रही थीं। बीच में बैठी थी उसकी पत्नी लावण्या। महंगी साड़ी, हल्का मेकअप और आंखों में हमेशा रहने वाली अकम। वो खुद को इस घर की मालकिन समझती थी। उसके दाईं तरफ उसकी सहेली नेहा बैठी थी और बाईं तरफ पायल। तीनों की हंसी में मजाक कम और तंज ज्यादा था। सच में यार, नेहा हंसते हुए बोली, आजकल ठीक से काम करने वाले लोग मिलते ही नहीं। लावण्या ने आदित्य की तरफ देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई और बोली, हमारा वाला तो ठीक है, घर का ही है। तीनों जोर से हंस पड़ी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो पानी फेंक कर चुपचाप वापस अंदर आ गया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसकी सास सरोज राजवंश सामने खड़ी थी। आ गए? सरोज ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। चाय बना दो, और हाँ, अदरक ज्यादा डालना, सर दर्द हो रहा है। जी माँ जी, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। 3 साल पहले जब उसकी शादी लावण्या से हुई थी, तब उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। वो पढ़ा लिखा था, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन आज उसकी पहचान सिर्फ इतनी रह गई थी, घर का दामाद, जो घर का नौकर भी है। शादी बड़े तामझाम से हुई थी। रिश्तेदारों ने कहा था, लड़का किस्मत वाला है, राजवंश परिवार की लड़की मिल रही है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया था कि इस घर में इज्जत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके हाथ में पैसा और रुतबा होता है। पहली ही रात लावण्या ने उससे साफ शब्दों में कह दिया था, मेरे कमरे में मत आना, हमारे बीच कुछ नहीं है। आदित्य कुछ पल चुप रहा था, फिर बिना बहस किए अपनी चादर उठाई और नीचे स्टोर रूम में चला गया। उसी दिन से उसकी जगह तय हो गई थी, जमीन पर। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा करना, नाश्ता बनाना, सास की दवाइयां समय पर देना, बैंक के काम निपटाना, बाजार से सामान लाना, सब कुछ वही करता। लावण्या का काम सिर्फ हुक्म देना और गलती निकालना था। एक दिन सब्जी बनाते वक्त उसके हाथ से कटोरी टूट गई। आवाज सुनते ही लावण्या रसोई में आ गई। ध्यान नहीं रहता क्या? हर चीज तोड़नी है क्या? आधे घंटे तक उसे सुनाया गया। आदित्य बस सिर झुकाए खड़ा रहा। एक और रात जब वो पानी पीने उठा तो गलती से दरवाजे की आवाज हो गई। लावण्या की नींद टूट गई। वो गुस्से में बाहर आई और बिना कुछ सुने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो आदित्य की जिंदगी का पहला थप्पड़ था। उस पल उसे सबसे ज्यादा दर्द गाल में नहीं, दिल में हुआ था। बचपन में उसके माता पिता ने भी कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन यहां वो कुछ नहीं कह सका। उसे पूरी रात सजा के तौर पर नीचे बैठाया गया। धीरे धीरे आदित्य को लगने लगा कि शायद यही उसकी किस्मत है। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूं? लावण्या ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, और घर का काम कौन करेगा? तुम्हें इतना समय किसने दिया सवाल पूछने का? उस दिन आदित्य समझ गया कि इस घर में उसका सपना रखना भी गुनाह है। राजवंश परिवार के सारे खाते भारतीय राष्ट्र बैंक BRB में थे। आदित्य ही हर बार बैंक जाता, लाइन में लगता, फॉर्म भरता, दस्तखत करवाता, लेकिन किसी खाते में उसका नाम नहीं था। एक दिन के क्लर्क ने पूछा, आप अकाउंट होल्डर के क्या लगते हैं? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दामाद। क्लर्क ने बस एक शब्द कहा, ओह। वो एक शब्द आदित्य को बहुत देर तक चुपता रहा। उस शाम जब वो घर लौटा तो लावण्या किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में वो नरमी थी जो आदित्य के लिए कभी नहीं होती थी। हाँ, मुझे पता है, तुम आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। आदित्य चुपचाप रसोई में चला गया। अब उसे सवाल पूछने की आदत नहीं रही थी। रात को जब पूरा घर सो गया तो आदित्य नीचे स्टोर रूम में जमीन पर लेटा हुआ था। छत की तरफ देखते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो पूरी जिंदगी यूं ही जिएगा? उसे नहीं पता था कि ये चुप्पी, ये अपमान और ये दर्द किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। सुबह की हल्की रोशनी स्टोर रूम की टूटी सी खिड़की से अंदर आ रही थी। आदित्य राजवंश की आंख खुली तो बदन अकड़ा हुआ था। ठंडी जमीन पर पूरी रात लेटने की आदत उसे पड़ चुकी थी, फिर भी हर सुबह शरीर जैसे शिकायत करता था। उसने धीरे धीरे करवट बदली, चादर समेटी और उठकर बैठ गया। ऊपर से आवाज आई, आदित्य, अभी तक सो रहा है क्या? सरोज राजवंश की कर्कश आवाज थी। आ रहा हूं माँ जी, उसने तुरंत जवाब दिया। वो जल्दी से मुंह धोकर रसोई में घुस गया। गैस जलाई, चाय रखी और साथ ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसकी जिंदगी एक तय रूटीन पर चल रही हो, बिना रुके, बिना सवाल। थोड़ी देर में लावण्या कमरे से बाहर निकली। उसकी नींद पूरी थी, चेहरा ताजा था और आंखों में वही पुरानी बेरुखी। आज मेरी सहेलियां फिर आ रही हैं, उसने चाय का कप उठाते हुए कहा। घर ठीक से साफ होना चाहिए। जी,
आदित्य ने सिर हिलाया। और हाँ, लावण्या ने पलट कर कहा, दोपहर को बैंक भी जाना है, माँ के अकाउंट का काम है। आदित्य समझ गया, भारतीय राष्ट्र बैंक। वो नाश्ता परोसने के बाद झाड़ू पोछा करने लगा। हर कोना चमकना चाहिए था। अगर जरा भी कमी रह गई तो उसे सुनना पड़ेगा। ये बात वो अच्छे से जानता था। दोपहर में वो बैंक पहुंचा। वही लंबी लाइन, वही भीड़, वही थकी हुई शक्लें। आदित्य फाइल सीने से लगाए चुपचाप खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसने काउंटर पर कागज बढ़ा दिए। ये अकाउंट सरोज राजवंश का है, उसने धीरे से कहा। क्लर्क ने फाइल देखी, फिर आदित्य की तरफ देखा। साइन करवा लाए? जी, सब है। क्लर्क ने काम निपटाया, फिर हल्के से पूछा, आप यहीं काम करते हैं? आदित्य एक पल रुका। नहीं, घर का काम देखता हूं। क्लर्क ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर बहुत कुछ कह गई। आदित्य फाइल लेकर बाहर निकल आया। उसे खुद पर गुस्सा नहीं आया, बस एक अजीब सी थकान महसूस हुई। शाम को घर लौटा तो देखा लावण्या की सहेलियां आ चुकी थीं। हॉल में हंसी ठिठोली चल रही थी। आदित्य रसोई में घुस गया और चुपचाप चाय पकौड़े बनाने लगा। भाभी, सच बताओ, नेहा बोली, आपने इसे कैसे काबू में रखा है? लावण्या हंसी। काबू में नहीं, आदत में। ये बात आदित्य ने भी सुनी। उसके हाथ एक पल को रुक गए, फिर वो फिर से काम में लग गया। रात को सबके जाने के बाद घर में सन्नाटा था। आदित्य बर्तन धो रहा था, तभी लावण्या आई। कल मेरे लिए बाहर से ड्रेस लानी है, पैसे माँ से ले लेना। आदित्य ने हाँ में से ले लाया। और सुनो, लावण्या की आवाज ठंडी थी, इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखना, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। रात फिर उसी तरह आई। वही स्टोर रूम, वही जमीन, वही चुप्पी। लेकिन आज आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बार बार उसी बात पर जा रहा था। क्या वो पूरी जिंदगी यूं ही जिएगा? उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए सब कुछ बदलने वाले हैं। वो अपमान जो आज उसकी पहचान बन चुका था, जल्द ही उसकी ताकत बनने वाला था। और यहीं से उसकी कहानी सच में शुरू होने वाली थी। आपको बता दूं कि चपेट 1 से 11 बिल्ड एंड इंट्रो आर्क है। चैप्टर 12 से मेन आर्क शुरू होगा। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन आदित्य राजवंश के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो स्टोर रूम से बाहर निकला, चादर को मोड़कर एक कोने में रख दिया और बिना देर किए काम में लग गया। उसकी जिंदगी में सुबह का मतलब सिर्फ एक ही था, काम शुरू होना। रसोई में घुसते ही उसने देखा कि कल रात के जूठे बर्तन अब भी वैसे ही पड़े हैं। लावण्या और उसकी माँ रात को सोने से पहले कभी रसोई की तरफ देखती तक नहीं थीं। आदित्य ने चुपचाप नल खोला और बर्तन धोने लगा। पानी की आवाज के बीच उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। कल रात लावण्या के शब्द, इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखना। वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या सच में मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन सवालों के जवाब देने का समय उसके पास कभी नहीं था। थोड़ी देर में सरोज राजवंश की आवाज आई, आदित्य, चाय? बस बन रही है मां जी, उसने जवाब दिया। आज सरोज को भारतीय राष्ट्र बैंक BRB जाना था। किसी पुराने निवेश से जुड़े कागज निकालने थे। हमेशा की तरह ये काम भी आदित्य को ही करना था। नाश्ता परोसते हुए लावण्या ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, आज जल्दी लौट आना, शाम को मेहमान आ सकते हैं। जी, आदित्य ने कहा। उसने कभी पूछा नहीं, कौन मेहमान, क्यों, कब। पूछना उसके लिए जरूरी नहीं समझा जाता था। दोपहर होते होते आदित्य बैंक पहुंच चुका था। BRB की इमारत हमेशा की तरह भरी हुई थी। AC की ठंडी हवा और लोगों की बेचैन आवाजें, सब कुछ उसे जाना पहचाना लग रहा था। वो लाइन में खड़ा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, आदित्य। वो चौंक गया। पीछे मुड़ा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, विक्रम। विक्रम उसका कॉलेज का दोस्त। साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कितने साल हो गए यार? विक्रम ने हाथ बढ़ाया। आदित्य ने हाथ मिलाया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली थी। हाँ, काफी समय। क्या कर रहा है आजकल? विक्रम ने सहजता से पूछा। आदित्य एक पल चुप रहा, फिर बोला, घर संभालता हूं। विक्रम को जवाब समझ आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं यही ब्रांच में मैनेजर हूं, उसने कहा। आदित्य के लिए सुनना अजीब का। कभी वही विक्रम उससे नोट्स मांगता था। अच्छा है, आदित्य ने बस इतना कहा। विक्रम ने फाइल की तरफ देखा। राजवंश फैमिली? जी, आदित्य बोला। विक्रम ने आदित्य की आंखों में देखा। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। यह पहला मौका था जब किसी ने उससे ये कहा था। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, धन्यवाद। लेकिन उसके दिल में कुछ हिल गया था। घर लौटते वक्त आदित्य के कदम भारी थे। विक्रम से मुलाकात ने उसे उसका पुराना वजूद याद दिला दिया था, वो आदित्य जिसके सपने थे। घर पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन लावण्या का कमरा खुला था। अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। आदित्य का दिल तेज हो गया। वो रुक गया। सुनना नहीं चाहता था, लेकिन आवाजें साफ थीं। कब तक ऐसे चलेगा? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता।
लावण्या की आवाज धीमी थी लेकिन साफ। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य के हाथ कांप गए। वो चुपचाप पीछे हट गया, रसोई में जाकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। रात को जब सब सो गए, आदित्य स्टोर रूम में लेटा हुआ था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचा। विक्रम की बात, लावण्या की आवाज, बैंक में लोगों की नजरें, सब एक साथ उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर मैं आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदलूंगा, उसने फैसला कर लिया। वो अभी नहीं जानता था कैसे, लेकिन इतना तय था, वो अब यूं चुपचाप नहीं जिएगा। कमरे के अंधेरे में आदित्य राजवंश की आंखों में पहली बार खुद के लिए जीने की चमक थी। उस रात आदित्य राजवंश देर तक जागता रहा। स्टोर रूम की छत पर जमी धूल उसे घूरती हुई सी लग रही थी, जैसे पूछ रही हो कब तक। वो करवट बदलता रहा, लेकिन नींद उससे दूर भाग रही थी। लावण्या की आवाज, उस आदमी की आवाज और बैंक में विक्रम की आंखों में दिखा आत्मविश्वास, सब एक साथ उसके अंदर उथल पुथल मचा रहे थे। पहली बार उसे लगा कि चुप रहना भी एक तरह की हार है। अगली सुबह देर से नहीं, बल्कि आदित्य आज जानबूझकर जल्दी उठा। उसके चेहरे पर वही थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ बदला बदला सा था। रसोई में उसने चाय रखी, लेकिन आज उसने खुद के लिए भी एक कप बनाया। ये छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी। जब लावण्या बाहर आई तो उसने नोटिस किया, आज अपने लिए भी चाय बना ली। उसकी आवाज में तंज था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, हाँ। बस एक शब्द, कोई सफाई नहीं, कोई डर नहीं। लावण्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सरोज राजवंश ने अखबार रखते हुए कहा, आज बैंक जाना है, जल्दी निकलना। आज नहीं, आदित्य ने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या कहा? सरोज ने कड़क आवाज में पूछा। आदित्य ने उनकी तरफ देखा, पहली बार नजर झुकाए बिना। आज बैंक का काम आप खुद कर लीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। लावण्या खड़ी हो गई। तुम्हें होश है, क्या बोल रहे हो? आदित्य का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्थिर थी। हाँ, और मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। ये पल छोटा था, लेकिन 3 साल के सन्नाटे के बाद ये एक धमाके जैसा था। बाहर की दुनिया। घर से बाहर निकलते वक्त आदित्य के हाथ कांप रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। वो सीधे भारतीय राष्ट्र बैंक BRB गया, लेकिन इस बार किसी और के काम से नहीं। विक्रम के केबिन के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। आ जाओ, अंदर से आवाज आई। विक्रम ने उसे देखा और मुस्कुराया। बैठो, आज कैसे आना हुआ? आदित्य ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे नौकरी चाहिए। विक्रम बिना चौंके बोला, किस तरह की? कोई भी, शुरुआत करनी है। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है यह काम आसान नहीं है। आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे आसान नहीं चाहिए, मुझे बस मौका चाहिए। विक्रम ने फाइल निकाली। एक प्रोबेशन पोस्ट है, तनख्वाह कम है, लेकिन अगर टिक गए तो आगे रास्ता है। आदित्य ने बिना सोचे कहा, मंजूर है। उस पल आदित्य राजवंश ने अपनी जिंदगी की दिशा बदलने वाला फैसला कर लिया। घर में तूफान। शाम को जब वो घर लौटा तो तूफान उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ थे? लावण्या की आवाज तेज थी। बैंक में। किस काम से? नौकरी के लिए। सरोज राजवंश ने जोर से मेज पर हाथ मारा। हमारे घर की इज्जत का क्या? आदित्य ने पहली बार खुलकर कहा, इज्जत वहां नहीं होती जहां इंसान को इंसान न समझा जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। लावण्या की आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी। अगर तुमने नौकरी की, उसने कहा, तो इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी अब किसी की दया पर जीने की जरूरत नहीं। एक नई शुरुआत। उस रात आदित्य फिर स्टोर रूम में ही सोया, लेकिन आज फर्क था। जमीन वही थी, कमरा वही था, लेकिन मन पहली बार हल्का था। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, तकरार, अपमान या घर से निकाला जाना, लेकिन एक बात साफ थी, अब वो चुप रहने वाला आदमी नहीं था। आंखें बंद करते हुए आदित्य राजवंश के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि पहली लड़ाई उसने जीत ली थी, खुद से। आदित्य राजवंश की जिंदगी में अगली सुबह अलग थी। सब कुछ वही था, वही घर, वही रसोई, वही सास की कड़क आवाज, वही पत्नी की बेरुखी। लेकिन आज आदित्य के भीतर कुछ बदल चुका था। वो अलार्म बजने से पहले ही उठ गया। स्टोर रूम की दीवार से टिक कर कुछ पल खड़ा रहा। सांस ली, जैसे खुद को याद दिला रहा हो, आज पीछे नहीं हटना है। उसने जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े बदले, साफ, सादा, लेकिन अपने चुने हुए। जब वो रसोई में पहुंचा तो सरोज राजवंश पहले से बैठी थीं। आज फिर जल्दी उठ गए? आवाज में ताना था। हां, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, आज से मेरा समय थोड़ा बदलेगा। सरोज ने भौहें चढ़ाईं। कैसा समय? ऑफिस का। ये शब्द जैसे कमरे में गिरकर फट गया। लावण्या, जो मोबाइल में लगी थी, अचानक सिर उठाकर आदित्य को देखने लगी। ऑफिस? उसकी हंसी में यकीन नहीं था। कौन सा ऑफिस? भारतीय राष्ट्र बैंक, आदित्य ने सीधा जवाब दिया।
आज मेरा पहला दिन है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर सरोज ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, आदित्य बोला, मैंने कल ज्वाइनिंग ले ली है। लावण्या खड़ी हो गई। तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? आदित्य ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना डर के। 3 साल में आपने भी तो कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। लावण्या के पास कोई जवाब नहीं था। पहला कदम बाहर की दुनिया में। घर से निकलते वक्त आदित्य के हाथ में एक छोटा बैग था। उसमें कुछ कागज, एक पुरानी डायरी और एक नई उम्मीद। दरवाजा बंद करते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे। बैंक पहुंचकर उसे रिसेप्शन पर भेजा गया। एक साधारण सा आईडी कार्ड, एक टेम्पररी डेस्क और ढेर सारा काम। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला दिन आसान नहीं होता। आदित्य ने सिर हिलाया। आसान की आदत नहीं है। उसकी ड्यूटी अकाउंट वेरिफिकेशन सेक्शन में लगी। फाइलें, डेटा, नियम सब नया था, लेकिन आदित्य ध्यान से सीख रहा था। हर साइन, हर एंट्री उसके लिए एक ईंट की तरह थी अपनी नई जिंदगी की नींव में। लंच ब्रेक में वो अकेला बैठा, घर की तरह नहीं। यहां अकेलापन उसे छोटा नहीं कर रहा था, यहां वो खुद था। घर का बदलता माहौल। दूसरी तरफ राजवंश घर में माहौल भारी था। लावण्या बार बार घड़ी देख रही थी। सरोज चुप थी, लेकिन चुप्पी में गुस्सा साफ था। अगर ये नौकरी टिक गई, सरोज ने कहा, तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। लावण्या ने होंठ भींच लिए। उसे डर लग रहा था, पहली बार। शाम की टकराहट। शाम को जब आदित्य घर लौटा तो थकान थी, लेकिन आत्मसम्मान भी। कैसा रहा ऑफिस? लावण्या ने पूछा। आदित्य ने जूते उतारते हुए कहा, अच्छा। बस एक शब्द, लेकिन उसमें तसल्ली थी। और घर का काम? उसने तंज कसा। आदित्य रुका, फिर बोला, मैं करूंगा, लेकिन अब सब नहीं। ये वाक्य एक नई रेखा खींच रहा था। रात का सुकून। उस रात आदित्य फिर स्टोर रूम में सोया, लेकिन आज उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ एक पड़ाव है। अंधेरे में उसने आंखें बंद कीं और पहली बार अपने कल के बारे में सोचा। डर था, मुश्किलें भी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका फैसला था। आदित्य राजवंश की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा जो सुबह बैंक के दरवाजे के साथ खुलता था, जहां वो सिर्फ आदित्य था, कोई ताना नहीं, कोई अपमान नहीं। दूसरा हिस्सा जो रात को राजवंश घर के दरवाजे पर कदम रखते ही शुरू हो जाता था, जहां उसकी हर सांस अब भी किसी की इजाजत पर चलती थी। लेकिन फर्क इतना था कि अब वो ये फर्क समझ रहा था। बैंक की दुनिया। दूसरे हफ्ते तक आदित्य की दिनचर्या सेट होने लगी थी। सुबह समय पर निकलना, बस पकड़ना और भारतीय राष्ट्र बैंक की सीढ़ियां चढ़ते वक्त सीना थोड़ा चौड़ा हो जाना। उसका काम आसान नहीं था। हर फाइल में नियम, हर ग्राहक में शिकायत और हर गलती पर सीनियर की नजर। एक दिन गलती से उसने एक अकाउंट में डेट उलट पुलट डाल दी। ध्यान कहाँ रहता है? सुपरवाइजर ने कड़क आवाज में कहा। आदित्य ने सिर झुकाया। मेरी गलती है, मैं ठीक कर देता हूं। कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं। विक्रम दूर से ये सब देख रहा था। शाम को उसने आदित्य को रोक लिया। घबराया नहीं? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। डांट नई नहीं है, बस जगह बदल गई है। विक्रम हंस पड़ा। पर यहां डांट के साथ सीखने का मौका भी है। आदित्य ने सिर हिलाया। उसे यही चाहिए था। घर में बदलते रिश्ते। घर में हालात धीरे धीरे और कड़वे हो रहे थे। लावण्या को अब आदित्य की दिनचर्या खटकने लगी थी। न वो हर वक्त मौजूद रहता, न हर आदेश तुरंत पूरा करता। आज सब्जी क्यों नहीं कटी? उसने एक शाम पूछा। आदित्य ने बैग रखते हुए कहा, थोड़ा देर हो गई, अब काट देता हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था। लावण्या ने ताना मारा। आदित्य रुका, फिर शांति से बोला, पहले मैं नौकरी नहीं करता था। यह जवाब छोटा था, लेकिन सीधा। सरोज राजवंश को यह बदलाव और भी ज्यादा चुभ रहा था। हमारे घर के आदमी बाहर जाकर हमारी बात काटेंगे, उन्होंने गुस्से में कहा। आदित्य ने पहली बार खुलकर जवाब दिया, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैं अपनी जिंदगी जोड़ रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। लावण्या का डर। लावण्या रात को देर तक जागने लगी थी। उसका फोन अब भी बजता था, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी बेफिक्री नहीं रही थी। एक रात उसने आदित्य से पूछा, अगर तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई तो क्या तुम यहां रहोगे? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। यह सवाल ताने वाला नहीं था, इसमें डर था। मुझे नहीं पता, आदित्य ने सच कहा, लेकिन मैं ऐसे नहीं रहूंगा जैसे पहले रहता था। लावण्या चुप हो गई।
उसे पहली बार एहसास हुआ जिस आदमी को वो कमजोर समझती थी वो अब उसके काबू में नहीं रहा। पहली तनख्वाह। महीने के आखिर में आदित्य को बैंक से मैसेज आया, सैलरी क्रेडिटेड। वो देर तक स्क्रीन देखता रहा। राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन ये उसकी अपनी थी। शाम को उसने घर आकर सरोज राजवंश के हाथ में पैसे नहीं दिए, बल्कि अपने कमरे में रख दिए। पैसे? सरोज ने पूछा। मेरी तनख्वाह है, आदित्य ने कहा। मैं खुद संभालूंगा। ये वाक्य राजवंश घर में सबसे बड़ा भूचाल था। एक नई हिम्मत। उस रात आदित्य देर तक बैठा रहा। डायरी खोली। कई साल बाद उसने कुछ लिखा। आज मैंने खुद को खरीदा। उसके मन में डर अब भी था, लेकिन डर के साथ अब हिम्मत भी थी। उसे पता था आगे रास्ता आसान नहीं होगा। लावण्या बदलेगी नहीं, सरोज मानेंगी नहीं, लेकिन अब आदित्य राजवंश टूटने वाला नहीं था। चैप्टर का अंत। स्टोर रूम की जगह अब भी वही थी, लेकिन आदित्य जानता था ये आखिरी मंजिल नहीं है, ये बस एक सीढ़ी है, और उसने चढ़ना सीख लिया था। आदित्य राजवंश के लिए ये हफ्ता अलग था। ना इसलिए कि जिंदगी आसान हो गई थी, बल्कि इसलिए कि अब वो हर मुश्किल को देख पा रहा था, उससे भाग नहीं रहा था। सुबह जब वो स्टोर रूम से बाहर निकला तो घर में अजीब सी खामोशी थी। ना सरोज राजवंश की आवाज, ना लावण्या का ताना। ये चुप्पी सुकून नहीं थी, ये तूफान से पहले की शांति थी। आदित्य जानता था घर में अब हर कोई उसके बदलते कदमों को नोटिस कर रहा है। बैंक में बढ़ती जिम्मेदारी। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB में आदित्य को अब नया लड़का नहीं कहा जाता था। काम बढ़ गया था, जिम्मेदारी भी। आज उसे पूरे सेक्शन की एक साथ रिपोर्ट देखनी थी। गलतियां छोटी थीं, लेकिन असर बड़ा हो सकता था। वो हर फाइल ध्यान से पढ़ रहा था, हर नंबर 2 बार देख रहा था। विक्रम पास आकर खड़ा हो गया। परफेक्शन की आदत डाल रहा है? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। गलतियों की आदत छुड़ा रहा हूं। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही चीज आगे ले जाएगी। ये वाक्य आदित्य के अंदर कहीं बैठ गया। एक नाम जो भारी था। दोपहर के समय सुपरवाइजर ने उसे केबिन में बुलाया। टेबल पर एक मोटी फाइल रखी थी। राजवंश फैमिली, उन्होंने कहा। आदित्य का दिल एक पल को रुक सा गया। फाइल खोलते ही उसे सब पहचान में आ गया। अकाउंट, ट्रांजैक्शन, नाम। कुछ गड़बड़ियां हैं, सुपरवाइजर बोले। हमें क्लीन रिपोर्ट चाहिए, बिल्कुल ईमानदार। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। ये सिर्फ बैंक की फाइल नहीं थी, ये उसके घर की सच्चाई थी। घर का दबाव। शाम को घर पहुंचा तो लावण्या हॉल में बैठी थी। आज देर हो गई, उसने बिना देखे कहा। काम ज्यादा था, आदित्य बोला। अब हर बात का जवाब मिलने लगा है, लावण्या ने तंज किया। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब हर बात मैं खुद से भी पूछता हूं। लावण्या चुप हो गई। सरोज राजवंश ने अंदर से आवाज दी, कल बैंक मत जाना, घर का जरूरी काम है। आदित्य रुका, पहली बार रुका, लेकिन झुका नहीं। कल मैं बैंक जाऊंगा, उसने कहा, काम जरूरी है। यह सीधा सा वाक्य घर की दीवारों से टकराकर लौट आया। रात की बेचैनी। उस रात आदित्य देर तक बैठा रहा। फाइल सामने खुली थी, घर की आवाजें कानों में थीं। अगर वो सच लिखता तो घर टूट सकता था, अगर झूठ लिखता तो वो खुद टूट जाता। उसने आंखें बंद की। 3 साल की चुप्पी याद आई, जमीन पर सोई रातें याद आईं, अपमान याद आया, और फिर पहली तनख्वाह का मैसेज। उसने फैसला कर लिया, सच की तरफ पहला कदम। अगले दिन आदित्य बैंक पहुंचा और बिना रुके काम में लग गया। हर गलत एंट्री उसने नोट की, हर संदिग्ध लेन देन मार्क किया। किसी नाम को नहीं देखा, सिर्फ सच्चाई देखी। दोपहर होते होते रिपोर्ट आधी तैयार थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मन स्थिर था। पार्ट 1 का अंत। शाम को जब वो रिपोर्ट का आखिरी पन्ना लिख रहा था तो उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उसकी परीक्षा है, और इस बार वो फेल नहीं होना चाहता था। आदित्य राजवंश ने रिपोर्ट का आखिरी पन्ना बंद किया तो शाम ढल चुकी थी। बैंक की खिड़कियों से आती पीली रोशनी अब हल्की लगने लगी थी, लेकिन उसके मन का बोझ और भारी हो गया था। फाइल उसके सामने रखी थी, सीधी, साफ और सच से भरी हुई। उसने वही लिखा था जो था, न कम न ज्यादा। लेकिन उसे पता था इस सच्चाई की कीमत उसे घर पर चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट जमा करना। अगली सुबह आदित्य ने सबसे पहले वही फाइल उठाई। उसके हाथ में हल्की कंपन थी, लेकिन कदम मजबूत थे। वो सुपरवाइजर के केबिन में गया।
सर, रिपोर्ट पूरी है, उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। सुपरवाइजर ने चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। कमरे में सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज थी। कुछ मिनट बाद उन्होंने सिर उठाया। तुम जानते हो, उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट से क्या होगा? आदित्य ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ सर। फिर भी लिखा? जी, आदित्य बोला, क्योंकि यही सच है। सुपरवाइजर कुछ पल चुप रहे, फिर फाइल बंद की। ठीक है, तुम जा सकते हो। आदित्य बाहर निकला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था अंजाम क्या होगा, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। घर में पहला धमाका। शाम होते होते सरोज राजवंश के पास बैंक से कॉल आ चुका था। जब आदित्य घर पहुंचा तो हॉल में तूफान खड़ा था। ये क्या लिख दिया तुमने? सरोज ने गुस्से में पूछा। उनके हाथ में वही फाइल थी जो सच था, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सरोज चिल्लाई। हमारा नाम, हमारी इज्जत सब दांव पर लगा दी। लावण्या पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, घबराहट थी। तुम्हें पता है लोग क्या कहेंगे? उसने कहा। आदित्य ने पहली बार पूरी साफ आवाज में जवाब दिया। लोग 3 साल से भी तो बहुत कुछ कहते आए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज ने कठोर स्वर में कहा, तुम भूल रहे हो, तुम इस घर के दामाद हो। आदित्य ने सिर हिमाया। नहीं, वो बोला, मैं भूल नहीं रहा, मैं बस अब खुद को याद रख रहा हूं। ये वाक्य राजवंश घर में पहली बार किसी दीवार से टकराया और लौट कर नहीं आया। लावण्या ने धीरे से पूछा, अगर इस वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई तो? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आदेश नहीं। तो दूसरी ढूंढ लूंगा, आदित्य ने कहा, लेकिन झूठ के साथ नहीं जीऊंगा। बैंक का फैसला। अगले दिन आदित्य को फिर बैंक बुलाया गया। इस बार केबिन में सिर्फ सुपरवाइजर नहीं थे, ब्रांच मैनेजर भी बैठे थे। हमने रिपोर्ट देखी, मैनेजर ने कहा, और घर के दबाव की जानकारी भी है। आदित्य चुप रहा। लेकिन मैनेजर ने आगे कहा, हम ऐसे कर्मचारियों की तलाश में रहते हैं जो दबाव में भी सच ना छोड़े। उन्होंने एक कागज आगे बढ़ाया। ये तुम्हारी परमानेंट पोस्ट की अप्रूवल है। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से सालों पुराना बोझ हटा दिया हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाया। धन्यवाद सर। घर की बदलती हवा। उस शाम जब आदित्य घर लौटा तो माहौल बदला हुआ था। सरोज कुछ नहीं बोली। लावण्या चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद लावण्या ने कहा, नौकरी पक्की हो गई? हां, आदित्य ने जवाब दिया। लावण्या ने सिर झुका लिया। शायद मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। ये माफी नहीं थी, लेकिन ये शुरुआत थी। अपने लिए जगह। उसी हफ्ते आदित्य ने बैंक के पास वो छोटा कमरा फाइनल कर लिया। 4 दीवारें, एक खिड़की और सुकून। जब उसने चाबी हाथ में ली तो उसे लगा यह सिर्फ कमरा नहीं, उसकी आजादी है। उस रात वो पहली बार स्टोर रूम में नहीं सोया। कमरे की खिड़की से शहर की लाइटें दिख रही थीं। आदित्य कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। जिंदगी अभी पूरी तरह बदली नहीं थी। रिश्ते अब भी उलझे थे, दर्द भी बाकी था। लेकिन अब वो जमीन पर नहीं था, वो खड़ा था अपने पैरों पर, और यही उसकी असली जीत थी। आदित्य राजवंश की आंख खुली तो कमरे में शांति थी। कोई आवाज नहीं, कोई ताना नहीं, कोई आदेश नहीं। खिड़की से आती हल्की धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। ये सांस डर से भरी नहीं थी, बल्कि राहत से भरी हुई थी। कई सालों बाद उसे सुबह का मतलब समझ में आ रहा था। एक नया दिन, न कि एक नई सजा। वो धीरे धीरे उठा। कमरे की 4 दीवारें छोटी थीं, लेकिन उसे घुटन नहीं हो रही थी। ये उसका कमरा था, उसकी जगह। यहां किसी को जवाब नहीं देना था। रसोई में जाकर उसने चाय बनाई। इलायची की खुशबू फैलते ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने लिए कुछ कर रहा है, बिना पूछे, बिना झिझके। ये छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी। चाय का कप लेकर वो खिड़की के पास बैठ गया। नीचे सड़क पर लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई स्कूल छोड़ने, कोई रोज की जद्दोजहद में डूबा हुआ था। आदित्य ने महसूस किया कि वो भी उसी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन अब मजबूरी से नहीं, चुनाव से। शीशे के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज नजर झुकी हुई नहीं थी। कंधे सीधे थे। चेहरे पर थकान थी, पर कमजोरी नहीं। दरवाजा बंद करते समय उसने चाबी को कुछ पल हाथ में थामे रखा। ये आदत अब नहीं थी, रुक कर महसूस करना। फिर वो बाहर निकल गया।
भारतीय राष्ट्र बैंक की इमारत सामने आई तो आदित्य के कदम अपने आप स्थिर हो गए। पहले ये जगह उसे डराती थी, अब ये उसे उसकी मेहनत की याद दिलाती थी। अंदर घुसते ही किसी ने कहा, गुड मॉर्निंग आदित्य जी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नाम लेकर बुलाया जाना उसे अब भी अजीब लगता था, लेकिन अच्छा लगता था। आज उसकी ड्यूटी कस्टमर डीलिंग में थी। उसे बताया गया था कि यहां नियम जरूरी है, लेकिन इंसान उससे भी ज्यादा। आदित्य ने यह बात दिल में बैठा ली। पहला ग्राहक गुस्से में था, आवाज ऊंची थी, शब्द कड़वे। 3 बार आ चुका हूं, उसने कहा। हर बार कोई नया फॉर्म पकड़ा देते हैं। आदित्य ने कुर्सी आगे बढ़ाई। बैठिए, उसने शांत स्वर में कहा। एक एक करके देखते हैं। कुछ मिनटों में गुस्सा धीमा पड़ने लगा। आदित्य ने कागज देखे, समस्या समझी और समाधान निकाला। जब काम पूरा हुआ तो ग्राहक की आवाज बदल चुकी थी। आपने मेरी बात सुनी, वो बोला। यही सबसे बड़ी बात है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दोपहर तक कई चेहरे आए और गए। हर चेहरे के साथ एक कहानी थी, और हर कहानी में आदित्य खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस करता गया। लंच ब्रेक में उसने फोन देखा। एक मैसेज था, लावण्या का। मां की रिपोर्ट ठीक है। आदित्य ने पढ़ा। कोई घबराहट नहीं हुई, कोई बेचैनी नहीं। उसने जवाब लिखा, ठीक है, ध्यान रखना। बस इतना। शाम को काम खत्म हुआ तो थकान महसूस हुई, लेकिन ये वो थकान थी जो मेहनत के बाद आती है, अपमान के बाद नहीं। उसने बैग उठाया और बाहर निकल आया। बैंक के बाहर खड़े होकर उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ उग रहा था। पुराने घर के सामने पहुंचकर हो रुका। अंदर जाना अब उसकी मजबूरी नहीं थी। फिर भी वो गया। सरोज राजवंश सोफे पर बैठी थी। चेहरा पहले से शांत था। लावण्या रसोई में थी। कोई ताना नहीं, कोई आदेश नहीं। कुछ देर बाद लावण्या चाय लेकर आई। बिना कुछ कहे कप रख दिया। यह छोटा सा बदलाव आदित्य ने महसूस किया। काम कैसा चल रहा है? सरोज ने पूछा। ठीक, आदित्य ने कहा। जिम्मेदारी बढ़ रही है। सरोज ने सिर हिलाया। बस इतना। रात को अपने कमरे में लौटकर आदित्य ने दरवाजा बंद किया, कुर्सी खींचकर बैठा और डायरी खोली। उसने लिखा, आज मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। आज किसी ने मुझे छोटा नहीं किया। और सबसे जरूरी, आज मैंने खुद को छोटा होने नहीं दिया। कमरा शांत था, लेकिन यह सन्नाटा अब खाली नहीं था। यह सन्नाटा एक नई शुरुआत की तरह था। आदित्य ने लाइट बंद की और लेट गया। कल क्या होगा उसे नहीं पता था, लेकिन आज वो ठीक था, और यही काफी था। अगले दिन आदित्य राजवंश की सुबह थोड़ी जल्दी शुरू हुई। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मन में बेचैनी भी नहीं थी। यह अजीब सा संतुलन था, थकान और सुकून के बीच का। वो तैयार होकर बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बंद करते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब पीछे देखने की आदत छूटती जा रही थी। सड़क पर चलते हुए उसे महसूस हुआ कि दुनिया वही है, लेकिन उसका नजरिया बदल गया है। पहले वो भीड़ में खो जाता था, अब भीड़ के बीच अपनी जगह महसूस करता था। भारतीय राष्ट्र बैंक एंटर करते ही उसे सीधे एक मीटिंग में बुलाया गया। ये उसके लिए नई बात थी। कमरे में 2 सीनियर अधिकारी बैठे थे। फाइलें खुली थीं, चेहरे गंभीर थे। बैठिए आदित्य, एक अधिकारी ने कहा। यह साधारण सा वाक्य था, लेकिन उसमें भरोसा था। मीटिंग एक पुराने अकाउंट से जुड़ी थी। कागजों में गड़बड़ी थी और ग्राहक लगातार दबाव बना रहा था। आदित्य ने ध्यान से सब सुना। उसने बीच में बोलने की जल्दी नहीं की। जब उससे राय पूछी गई तो उसने शांत स्वर में कहा, अगर हम नियम के साथ साथ ग्राहक की स्थिति भी देखें तो समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन सच से समझौता नहीं होना चाहिए। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही। फिर एक अधिकारी ने सिर हिलाया। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी बात सुनी गई है। सिर्फ सुनी नहीं, मानी भी गई है। दोपहर के समय वो खिड़की के पास खड़ा था। नीचे गाड़ियां दौड़ रही थीं, लोग जल्दी में थे। उसे अचानक याद आया कि कभी वो भी हर पल भागता रहता था, डर से, अपमान से। अब वो खड़ा था, स्थिर। विक्रम पास आकर बोला, लगता है अब तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब रुकने की वजह ही नहीं बची। शाम को पुराने घर से फोन आया। इस बार आवाज में आदेश नहीं था। आज आ सकोगे? सरोज राजवंश ने पूछा। हां, आदित्य ने जवाब दिया, थोड़ी देर के लिए। जब वो पहुंचा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। न झगड़ा, न ताना,
लावण्या बैठी थी। उसने आदित्य को देखा और धीरे से कहा, बैठो। ये शब्द पहले भी कहे गए थे, लेकिन आज उनमें दबाव नहीं था। कुछ देर बाद लावण्या ने कहा, अगर तुम पहले ऐसे होते तो शायद मैं भी अलग होती। ये शिकायत नहीं थी, ये स्वीकार था। आदित्य ने कोई सफाई नहीं दी, बस इतना कहा, हम दोनों बदल रहे हैं, देर से सही। लावण्या ने सिर झुका लिया। घर से निकलते समय सरोज ने कहा, तुम अब अपने फैसले खुद लेते हो। आदित्य रुका, फिर बोला, अब वही सीख रहा हूं। रात को अपने कमरे में लौटकर आदित्य ने खिड़की खोली। शहर की रोशनियां दूर तक फैली थी। उसने डायरी निकाली और लिखा, मैं अब वही आदमी नहीं हूं जो चुपचाप सह लेता था। मैं वही आदमी हूं जो खुद के लिए खड़ा होना सीख रहा है। कल मुश्किलें आएंगी, घर में भी, बाहर भी, लेकिन अब वो उनसे भागेगा नहीं। लाइट बंद करते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी उसकी अपनी कहानी बन चुकी थी। आदित्य राजवंश की जिंदगी में अब दिन और रात के बीच फर्क साफ दिखने लगा था। पहले रातें डर से भरी होती थीं और दिन थकान से। अब रातें सोच से भरी थीं और दिन उम्मीद से। सुबह जब वो उठा तो मन में एक अजीब सा भारीपन था। ये भारीपन डर का नहीं था, ये जिम्मेदारी का था। आज बैंक में उसकी भूमिका पहले से अलग होने वाली थी। वो तैयार होकर बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बंद करते समय उसने चाबी जेब में रखी और एक पल को रुक गया। अब ये चाबी सिर्फ ताला खोलने बंद करने की चीज नहीं थी, ये उसकी आजादी की याद थी। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे सीधे केबिन में बुलाया गया। ये अब रोज की बात होने लगी थी, लेकिन आदित्य इसे हल्के में नहीं लेता था। ब्रांच मैनेजर खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने बिना घूमे कहा, आदित्य, आज से तुम्हें एक नया केस दिया जा रहा है। टेबल पर रखी फाइल मोटी थी। नाम अनजान था, लेकिन रकम बड़ी। ये केस आसान नहीं है, मैनेजर बोले। ऊपर से दबाव है और नीचे से शिकायत। आदित्य ने फाइल उठाई, उसके हाथ स्थिर थे। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। मैनेजर ने सिर हिलाया। कोशिश नहीं, ईमानदारी। ये शब्द आदित्य के दिल में उतर गया। फाइल खोलते ही उसे समझ आ गया कि मामला सीधा नहीं है। कागजों में सब ठीक दिख रहा था, लेकिन लेन देन के बीच कुछ खाली जगहें थीं। ऐसी जगहें जहां सवाल जन्म लेते हैं। आदित्य ने जल्दबाजी नहीं की। उसने हर एंट्री को धीरे धीरे पढ़ा, हर तारीख, हर साइन। दोपहर तक उसकी आंखें थक चुकी थीं, लेकिन दिमाग तेज था। उसे एहसास हुआ, ये केस सिर्फ बैंक का नहीं है, ये भरोसे का है। लंच ब्रेक में वो खिड़की के पास खड़ा था। नीचे लोग जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन। उसे याद आया जब वो खुद बैंक में लाइन में खड़ा होता था, फाइलें पकड़े, नजरें झुकाए। अब वही बैंक, वही जगह, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। शाम तक आदित्य ने केस का एक हिस्सा साफ कर लिया था, लेकिन सवाल अभी बाकी थे। विक्रम पास आया। ज्यादा गहराई में जा रहे हो, उसने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। ऊपर से जितना साफ दिखता है, अंदर उतना ही उलझा है। विक्रम कुछ नहीं बोला, वो समझ गया था। शाम को आदित्य पुराने घर नहीं गया, सीधे अपने कमरे लौटा। कमरा छोटा था, लेकिन आज उसे बड़ा लग रहा था। उसने चाय बनाई और मेज पर बैठ गया। फाइल फिर से खोली। बैंक बंद हो चुका था, लेकिन सवाल बंद नहीं हुए थे। उसे याद आया, कभी वो दूसरों के काम रात में करता था, आज वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठा रहा था। फोन पर अचानक एक मैसेज आया, अनजान नंबर। अगर ज्यादा पूछताछ करोगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। आदित्य ने स्क्रीन को देर तक देखा। दिल तेज धड़का, लेकिन हाथ नहीं कांपे। उसने फोन साइड में रख दिया। अब मामला सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह गया था। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए आदित्य ने महसूस किया, जिंदगी अब उससे सवाल नहीं पूछ रही थी, जिंदगी उसे जवाब देने का मौका दे रही थी, और वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने डायरी खोली और लिखा, मेरी पहचान अब मेरे डर से नहीं, मेरे फैसलों से बनेगी। लाइट बंद करते समय उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन आंखों में साफपन था। उसे पता था अगला दिन उसकी परीक्षा लेने वाला है। आदित्य राजवंश ने उस मैसेज को दोबारा नहीं पढ़ा। फोन मेज पर पड़ा रहा, लेकिन उसका असर कमरे में फैल चुका था। अगर ज्यादा पूछताछ करोगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। ये सीधी धमकी नहीं थी, लेकिन इशारा साफ था। आदित्य कुर्सी पर पीछे टिक गया। कुछ साल पहले होता तो शायद उसके हाथ कांप जाते, शायद वो किसी से सलाह मांगता या चुपचाप पीछे हट जाता, लेकिन अब नहीं। उसने फाइल दोबारा खोली। हर नंबर, हर नाम अब उसे अलग नजर से दिख रहा था। यह सिर्फ बैंक का केस नहीं था, यह उसकी परीक्षा थी। अगली सुबह बैंक पहुंचते ही उसे फिर केबिन में बुलाया गया।
ब्रांच मैनेजर के साथ एक और अधिकारी बैठे थे। हमें शिकायत मिली है कि आप जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। आदित्य ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो इस केस में जरूरी है। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। क्या आपको किसी ने संपर्क किया? मैनेजर ने पूछा। आदित्य ने सच कहा, हां। और? मैंने ना जवाब दिया, ना पीछे हटा। मैनेजर ने गहरी सांस ली। यह रास्ता आसान नहीं होगा। आदित्य की आवाज शांत थी। आसान होता तो शायद मैं सही जगह पर नहीं होता। दिन भर उसके काम पर नजर रखी जाती रही। हर कॉल, हर फाइल, हर नोट। दबाव साफ था, लेकिन आदित्य ने काम नहीं छोड़ा। उसने उन खातों की कड़ी बनाई जिन्हें जानबूझकर उलझाया गया था। कुछ नाम बार बार सामने आ रहे थे, कुछ तारीखें बार बार बदल रही थीं। शाम तक तस्वीर साफ होने लगी। लंच के समय विक्रम उसके पास बैठा। सच में फंस गए हो? उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने मुस्कुराहट के बिना जवाब दिया। पहली बार नहीं है। डर नहीं लग रहा? आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। डर है, लेकिन अब डर मुझे रोकता नहीं, सावधान करता है। विक्रम कुछ नहीं बोला। शाम को एक और कॉल आई। इस बार आवाज सख्त थी। ये आखिरी चेतावनी है। आदित्य ने फोन काट दिया। उसने तय कर लिया था, अब जवाब शब्दों में नहीं, काम में होगा। रात को वो अपने कमरे में देर तक जागता रहा। उसे याद आया कैसे कभी वो हर बात सह लेता था, कैसे चुप्पी उसकी आदत बन गई थी। आज वही चुप्पी उसकी ताकत थी। उसने डायरी खोली और लिखा, दबाव मुझे झुका नहीं सकता, यह सिर्फ ये दिखाता है कि मैं सही दिशा में हूं। अगले दिन आदित्य ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली। कोई आरोप नहीं, कोई भावुक शब्द नहीं, सिर्फ तथ्य। जब उसने फाइल सौंपी तो मैनेजर ने एक नजर में समझ लिया। अब मामला ऊपर जाएगा, उन्होंने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था अंजाम क्या होगा, लेकिन उसे यह पता था आज उसने खुद से समझौता नहीं किया। शाम को वो कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां अब डरावनी नहीं लग रही थीं। हर रोशनी जैसे कह रही थी, तुम सही रास्ते पर हो। आदित्य ने गहरी सांस ली। ये लड़ाई शायद अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो लड़ना सीख चुका था। आदित्य राजवंश के लिए ये दिन पहले से ही भारी था। रिपोर्ट जमा होने के बाद से समय जैसे रुक सा गया था। काम चलता रहा, लोग आते जाते रहे, लेकिन उसके भीतर कहीं एक लगातार सवाल घूम रहा था। अब आगे क्या? भारतीय राष्ट्र बैंड की इमारत में आज उसे अपनी ही आहट अलग सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि उसकी फाइल अब सिर्फ एक फाइल नहीं रही, वो एक बयान बन चुकी थी। डेस्क पर बैठते ही उसे लगा कि माहौल बदल गया है। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन बातें फुसफुसाहट में बदल चुकी थीं। कुछ लोग नजरें चुराते थे, कुछ ज्यादा देर तक देखते थे। आदित्य ने दोनों को स्वीकार किया। सुबह की मीटिंग में एक सीनियर अधिकारी ने सीधे सवाल किया, क्या आप अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं? आदित्य ने बिना हिचक जवाब दिया, हां। अगर ऊपर से दबाव आया तो? तब भी? उसने कहा, मैं वही कहूंगा जो रिकॉर्ड में है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। यह सन्नाटा डर का नहीं था, यह तौलने का था। मीटिंग के बाद आदित्य अपने डेस्क पर लौटा। कागज वही थे, काम वही था, लेकिन आज हर काम के साथ एक अतिरिक्त वजन जुड़ा हुआ था। वो जानता था अगर जांच आगे बढ़ी तो कुछ लोग असहज होंगे, और असहज लोग अक्सर खामोश नहीं रहते। दोपहर में विक्रम ने उसे कैंटीन में बुलाया। माहौल सही नहीं लग रहा, विक्रम ने कहा। आदित्य ने चाय का कप घुमाया। सच कभी आरामदेह नहीं होता। अगर तुम्हें साइडलाइन कर दिया गया तो? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। तो भी ये बेहतर है, बजाय इसके कि मैं खुद को साइडलाइन कर दूं। विक्रम कुछ नहीं बोला। वो जानता था यह फैसला बदला नहीं जा सकता। शाम को आदित्य को फिर से केबिन में बुलाया गया। इस बार मैनेजर अकेले नहीं थे, एक बाहरी ऑडिटर भी मौजूद था। हमें आपकी रिपोर्ट के कुछ हिस्सों पर आपसे सीधा स्पष्टीकरण चाहिए, ऑडिटर ने कहा। आदित्य ने फाइल खोली। हर सवाल का जवाब ठीक उसी जगह से दिया जहां से सवाल उठता था। न कोई भावुकता, न कोई सफाई, सिर्फ तथ्य। केबिन से निकलते वक्त उसके कंधों पर बोझ था, लेकिन रीढ़ सीधी थी। वो जानता था पहली लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पहली लड़ाई में टिके रहना जरूरी है। शाम को अपने कमरे लौटकर उसने दरवाजा बंद किया। कमरा शांत था, लेकिन यह शांति अब डर नहीं थी। उसने डायरी खोली और लिखा, सच बोलने के बाद सबसे कठिन काम खामोशी में खड़ा रहना होता है। आज मैं खड़ा हूं। लाइट बंद करते समय आदित्य ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ शुरुआत थी। आदित्य राजवंश को उस रात नींद नहीं आई। कमरे की लाइट बंद थी,
लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मीटिंग के सवाल, ऑडिटर की नजरें और बैंक के भीतर फैली खामोश हलचल सब एक एक करके उसके सामने आ रहे थे। ये वही माहौल था जिससे वो कभी भागता था, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था। अगली सुबह बैंक पहुंचते ही उसे एहसास हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। डेस्क पर बैठते ही एक मेल आया। आज दोपहर आपको जांच समिति के सामने अपना पक्ष रखना है। आदित्य ने स्क्रीन को देर तक देखा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन हाथ स्थिर थे। उसने जवाब लिखा, मैं उपस्थित रहूंगा। दोपहर की मीटिंग छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में थी। 3 लोग सामने बैठे थे, 2 बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और एक स्वतंत्र ऑडिटर। टेबल पर वही फाइल थी। आप समझते हैं, एक अधिकारी ने कहा, कि यह मामला कई बड़े खातों को प्रभावित करता है। आदित्य ने सिर हिलाया। हां। फिर भी आपने कोई नरमी नहीं दिखाई। आदित्य की आवाज शांत थी। नरमी तथ्यों में नहीं होती। कमरे में कुछ पल कोई नहीं बोला। ऑडिटर ने अगला सवाल पूछा, क्या आपको किसी तरह का दबाव महसूस हुआ? आदित्य ने बिना रुके कहा, हां। किस तरह का? मैसेज के जरिए, आदित्य बोला, और अप्रत्यक्ष इशारों के जरिए। फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं बदली? नहीं, आदित्य ने कहा, क्योंकि रिपोर्ट बदलने से सच नहीं बदलता। मीटिंग लंबी नहीं थी, लेकिन हर मिनट भारी था। आखिर में एक अधिकारी ने फाइल बंद की। हम आपकी ईमानदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसने कहा। जांच जारी रहेगी और आपसे सहयोग लिया जाएगा। आदित्य ने सिर झुकाया। यह जीत नहीं थी, लेकिन यह हार भी नहीं थी। मीटिंग के बाद वो सीधे बाहर नहीं गया। वो बैंक की सीढ़ियों पर बैठ गया। नीचे लोग आ जा रहे थे। कोई उसे पहचान नहीं रहा था। कोई नहीं जानता था कि अभी अभी उसके जीवन का एक मोड़ इन दीवारों के अंदर तय हुआ है। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा, सच के साथ खड़ा होना उसे थका नहीं रहा, ये उसे मजबूत बना रहा था। शाम को अपने पुराने घर गया, इस बार बिना झिझक। सरोज राजवंश ने उसे देखा और चुप रहीं। लावण्या कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर बोली, सब ठीक है? आदित्य ने सीधे जवाब दिया, नहीं, लेकिन सही है। लावण्या ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। घर से निकलते समय सरोज ने धीरे से कहा, हर लड़ाई घर के लिए नहीं लड़ी जाती। आदित्य रुका, पीछे मुड़ा। कुछ लड़ाइयां खुद के लिए लड़नी पड़ती हैं, उसने कहा। रात को अपने कमरे लौटकर आदित्य ने खिड़की खोली। शहर की लाइटें अब उसे डराती नहीं थीं। उसने डायरी खोली और लिखा, सच की कीमत अकेलापन है, लेकिन ये अकेलापन मुझे तोड़ नहीं रहा, ये मुझे मैं बना रहा है। डायरी बंद करते समय उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। उसे नहीं पता था जांच का नतीजा क्या होगा, लेकिन उसे ये पता था, आज उसने खुद से नजर नहीं चुराई, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आदित्य राजवंश को पहली बार एहसास हुआ कि किसी फैसले की बात की शांति फैसले से भी ज्यादा भारी होती है। जांच समिति के सामने अपनी बात रखने के बाद से उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। न डर, न राहत, बस एक ठहराव। सुबह जब वो उठा तो खिड़की से आती रोशनी पहले जैसी ही थी, लेकिन उसका असर अलग था। ये रोशनी अब उसे जगाने नहीं आई थी, बल्कि याद दिलाने आई थी कि जो हो चुका है वो लौट कर नहीं आएगा। वो देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। जिंदगी में पहली बार उसे ये समझ में आ रहा था कि सही होना हमेशा सुकून नहीं देता। कई बार सही होना अकेला कर देता है। फिर भी उसने खुद से नजर नहीं चुराई। बैंक के लिए निकलते समय उसके कदम धीमे थे। जल्दी नहीं थी, शायद इसलिए कि अब भागने की जरूरत नहीं रही थी। भारतीय राष्ट्र बैंक की इमारत आज पहले से ज्यादा औपचारिक लग रही थी। दरवाजे वही थे, दीवारें वही थी, लेकिन अंदर का माहौल बदला हुआ था। लोग सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदित्य को साफ महसूस हो रहा था कि सब कुछ सामान्य नहीं है। डेस्क पर बैठते ही उसे एक नोटिस दिखाई दिया। आज से अगली सूचना तक आप विशेष जांच दल के साथ समन्वय करेंगे। ये सजा नहीं थी, ये इनाम भी नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। विक्रम उसके पास आया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। अब तुम सीधे जांच के बीच में हो, उसने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लोग खुश नहीं होंगे। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, लोग पहले भी खुश नहीं थे। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन अब मामला बड़ा है। आदित्य ने खिड़की की तरफ देखा। बड़ा होना ही इसका मतलब है। दिन भर आदित्य को अलग अलग दस्तावेज देखने पड़े। कुछ फाइलें अधूरी थीं, कुछ जानबूझकर उलझाई गई थीं,
और कुछ इतनी साफ थीं कि उन पर शक होना तय था। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सिर्फ एक वित्तीय गड़बड़ी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो डर पर चलता है, खामोशी पर पलता है, और वो सिस्टम अब उससे टकरा रहा था। दोपहर में एक सीनियर अधिकारी ने उसे अलग से बुलाया। आप बहुत आगे निकल आए हैं, उसने बिना भूमिका के कहा। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, मैं बस वहीं हूं जहां सच मुझे ले आया है। हर सच उजागर करना जरूरी नहीं होता, अधिकारी ने कहा। आदित्य की आवाज स्थिर थी, लेकिन हर झूठ ढकना भी जरूरी नहीं होता। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अधिकारी ने फाइल बंद कर दी। आप जा सकते हैं। शाम को बैंक से निकलते वक्त आदित्य के भीतर थकान थी, लेकिन ये थकान अब उसे कमजोर नहीं कर रही थी। बाहर की हवा ठंडी थी। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, ये उन सब की है जो कभी चुप रह गए थे। पुराने घर से फोन आया। लावण्या की आवाज में घबराहट थी। मां ने तुम्हारे बारे में पूछा था, उसने कहा। आदित्य कुछ पल चुप रहा। क्या कहा? कहा कि तुम मुश्किल में हो। आदित्य ने हल्की सांस छोड़ी। मुश्किल में होना गलत होने से बेहतर है। लावण्य ने कुछ नहीं कहा। रात को अपने कमरे में लौटकर आदित्य ने लाइट बंद नहीं की। आज अंधेरा उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने डायरी खोली और लिखा, फैसला लेने के बाद सबसे कठिन काम उस फैसले के साथ जीना होता है। आज मैं वही कर रहा हूं। डायरी बंद करते समय उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन पछतावा नहीं था। उसे नहीं पता था कल क्या होगा, लेकिन वो ये जानता था अब पीछे लौटने का रास्ता खुद उसने बंद कर दिया है, और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। आदित्य राजवंश को यह समझने में समय लगा कि जांच का असली बोझ कागजों में नहीं, लोगों की नजरों में होता है। अगले कुछ दिनों में ये बोझ और साफ दिखने लगा। बैंक के गलियारों में अब बातें धीमी आवाज में होती थी। किसी की हंसी अचानक रुक जाती, किसी की बातचीत अधूरी छूट जाती, जैसे उसके आने से हवा बदल जाती हो। आदित्य ने इसे अनदेखा नहीं किया, लेकिन उसने खुद को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश भी नहीं की। वो जानता था अगर वो दूसरों की सहूलियत के हिसाब से चलेगा तो सच फिर से कोने में धकेल दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्र बैंक के विशेष जांच कक्ष में आज पहली औपचारिक बैठक थी। टेबल के चारों ओर बैठे लोग अनुभवी थे, लेकिन बेचैन भी। एक अधिकारी ने कहा, हमें तेजी चाहिए, ऊपर से दबाव बढ़ रहा है। आदित्य ने फाइल पलटते हुए जवाब दिया, तेजी ठीक है, लेकिन अधूरा सच सबसे खतरनाक होता है। कुछ लोग असहज हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। बैठक के बाद एक सीनियर अधिकारी ने उसे अलग से रोका। तुम्हें समझना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ बैंक का मामला नहीं है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे। आदित्य का जवाब साफ था, मुझे सबका साथ नहीं चाहिए, मुझे बस सही होना चाहिए। अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया। दोपहर में आदित्य ने उन खातों की कड़ी पूरी की जिन पर सबसे ज्यादा सवाल थे। कुछ नाम बार बार उभर रहे थे, कुछ लेन देन जानबूझकर अलग अलग तारीखों में बांटे गए थे। ये लापरवाही नहीं थी, ये योजना थी, और योजना के पीछे हमेशा लोग होते हैं। लंच ब्रेक में वो अकेला बैठा था। विक्रम पास आया, लेकिन इस बार वो मजाक नहीं कर रहा था। अब मामला हाथ से निकल चुका है, उसने कहा। आदित्य ने चाय का कप नीचे रखा। मामला हाथ से नहीं निकला, अब सामने आया है। अगर नतीजे में कुछ बड़े नाम आए तो? आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो नाम नहीं देखे जाएंगे, काम देखा जाएगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। तू सच में बदल गया है। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बस अब डर को निर्णय लेने नहीं देता। शाम को एक रिपोर्ट ड्राफ्ट की गई। ये रिपोर्ट किसी को खुश नहीं करने वाली थी, लेकिन ये पूरी थी। जब आदित्य ने आखिरी लाइन लिखी तो उसे एहसास हुआ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसने फाइल बंद की और पहली बार उसे भारीपन महसूस नहीं हुआ। यह भारीपन नहीं था, यह स्पष्टता थी। रात को वो अपने कमरे लौटा। कमरे की खिड़की से शहर की रोशनियां साफ दिख रही थी। उसने लाइट बंद नहीं की। आज अंधेरा उसे स्वीकार्य नहीं था। डायरी खोली और लिखा, सच के साथ चलना थकाता है, लेकिन यह थकान मुझे जीवित महसूस कराती है। अगर मैं आज रुक गया तो कल मैं खुद को नहीं पहचानूंगा। डायरी बंद करते समय उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में स्थिरता थी। अगली सुबह बैंक से एक औपचारिक नोट आया। जांच रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को भेजी जा रही है।
आपको आगे के निर्देशों के लिए तैयार रहने को कहा जाता है। आदित्य ने नोट पढ़ा और खिड़की से बाहर देखा। ये अंत नहीं था, ये अगला मोड़ था। उसने बैग उठाया, दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। अब ये लड़ाई सिर्फ सच्चाई की नहीं थी, ये पहचान की लड़ाई थी। और आदित्य राजवंश इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। आदित्य राजवंश को अब इंतजार की आदत हो चुकी थी, लेकिन इस बार का इंतजार अलग था। ये किसी डर से नहीं, किसी उम्मीद से भी नहीं, ये जिम्मेदारी से भरा हुआ था। सुबह जब वो उठा तो फोन पर कई मिस्ड कॉल थे, सब अनजान नंबर। उसने किसी को वापस कॉल नहीं किया। उसे पता था जब सही समय आएगा तो आवाज खुद सामने आ जाएगी। वो तैयार होकर बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बंद करते वक्त उसने एक पल के लिए चाबी को देखा। अब यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, यह उस रास्ते की निशानी थी जो उसने खुद चुना था। बैंक पहुंचते ही उसे सीधे ऊपर बुलाया गया। इस बार कोई मेल नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस एक छोटा सा संदेश, तुरंत केबिन में आए। केबिन में 3 लोग बैठे थे, ब्रांच मैनेजर, एक क्षेत्रीय अधिकारी और एक चेहरा जो उसने पहले नहीं देखा था। कमरे में बैठते ही उसे महसूस हुआ, आज बातें गोल गोल नहीं होंगी। आपकी रिपोर्ट, क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा, शीर्ष स्तर पर पहुंची है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग नाराज हैं, उसने आगे कहा। कुछ लोग प्रभावित होंगे। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, सच अक्सर किसी न किसी को प्रभावित करता है। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। तीसरे व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज भारी थी। आपको एक विकल्प दिया जा रहा है, उसने कहा। आप जांच से अलग हो सकते हैं, ट्रांसफर, शांत जगह। यह पेशकश किसी तोहफे जैसी लग सकती थी। आदित्य ने बिना झिझक पूछा, और जांच? जांच चलती रहेगी, आवाज आई, बिना आपके। आदित्य ने कुर्सी से पीठ टिकाई, कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर मैं अलग हो गया तो सच कमजोर हो जाएगा। सच व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा। आदित्य की नजर सीधी थी, लेकिन ईमानदारी होती है। मीटिंग खत्म हो गई। कोई फैसला सुनाया नहीं गया, बस समय मांगा गया। बाहर निकलते वक्त उसे महसूस हुआ कि आज पहली बार उससे पीछे हटने को सभ्य तरीके से कहा गया था। दोपहर में वो अपनी डेस्क पर बैठा कागज देख रहा था, लेकिन ध्यान कागजों में नहीं था। विक्रम आया। उसने आदित्य की आंखों में देखकर पूछा, कुछ बड़ा हुआ है? आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे रास्ता बदलने को कहा गया है। और? मैंने मना नहीं किया, आदित्य बोला। मैंने हामी भी नहीं भरी। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो भी करोगे इस बार नतीजे सीधे होंगे। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। सीधे रास्ते ही अब ठीक लगते हैं। शाम को आदित्य अपने कमरे लौटा। कमरा शांत था, लेकिन आज ये शांति भारी लग रही थी। उसने चाय बनाई, लेकिन पी नहीं सका। डायरी खोली और पहली बार लिखने से पहले रुका। फिर लिखा, अगर मैं हट गया तो मैं सुरक्षित रहूंगा, अगर मैं रुका तो मैं सही रहूंगा। दोनों साथ नहीं हो सकते। डायरी बंद करते समय उसके हाथ स्थिर थे। उसे एहसास हो चुका था, अगला फैसला उसकी नौकरी से बड़ा होगा। यह फैसला उसकी पहचान तय करेगा। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनी अब कम हो रही थी। आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। कभी वो डरता था अंधेरे से, आज वो अंधेरे में साफ देख पा रहा था। आदित्य राजवंश उस रात देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती और फिर सन्नाटा लौट आता। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी तेज, कभी बिल्कुल शांत, लेकिन हर मोड़ पर फैसला मांगती हुई। सुबह होने से पहले उसने तय कर लिया था कि वो क्या नहीं करेगा। वो खुद से समझौता नहीं करेगा। अगली सुबह बैंक पहुंचते ही उसे फिर से केबिन में बुलाया गया। इस बार कोई भूमिका नहीं थी, कोई लंबी बात नहीं। क्षेत्रीय अधिकारी ने सीधे पूछा, तो आपने क्या सोचा? आदित्य ने एक पल भी नहीं लिया। मैं जांच से अलग नहीं होऊंगा, उसने कहा। कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई। आप समझते हैं, अधिकारी ने कहा, कि इसका मतलब आपके लिए आसान नहीं होगा। आदित्य की आवाज शांत थी। मैं आसान रास्ते के लिए यहां तक नहीं आया। तीसरे व्यक्ति ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, आपकी फाइल बहुत साफ है, लेकिन साफ फाइलें अक्सर अकेली रह जाती हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। अकेला रहना गलत होने से बेहतर है,
कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर ब्रांच मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तो जांच जारी रहेगी और आप इसमें रहेंगे। ये घोषणा नहीं थी, ये चेतावनी थी। आदित्य ने सिर हिलाया। केबिन से बाहर निकलते वक्त उसे हल्का महसूस हुआ। डर गया था, लेकिन दबा नहीं था। डेस्क पर लौटते ही उसने काम शुरू कर दिया। कागज, रिकॉर्ड, नंबर अब सब पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे। दोपहर में विक्रम उसके पास आया। तो उसने पूछा। आदित्य ने मुस्कुराए बिना कहा, मैं यहीं हूं। विक्रम ने राहत की सांस ली। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया। अब पीछे देखने की वजह भी नहीं। शाम तक जांच से जुड़ा एक नया नाम फाइल में जुड़ चुका था। ये नाम पहले किसी ने जोर से नहीं लिया था, अब लिया जा रहा था। आदित्य जानता था, यहीं से असली हलचल शुरू होगी। शाम को वो अपने कमरे लौटा। आज कमरे की दीवारें उसे तंग नहीं कर रही थीं। उसने चाय बनाई और मेज पर बैठ गया। डायरी खोली और लिखा, आज मुझे रास्ता बदलने का मौका मिला था। मैंने रास्ता नहीं बदला, मैंने खुद को नहीं बदला। शायद इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ये कीमत मैं पहचान के साथ चुकाऊंगा। डायरी बंद करते समय उसके हाथ स्थिर थे। उसे एहसास हो चुका था, अगला फैसला उसकी नौकरी से बड़ा होगा। यह फैसला उसकी पहचान तय करेगा। आदित्य राजवंश उस रात देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती और फिर सन्नाटा लौट आता। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी तेज, कभी बिल्कुल शांत, लेकिन हर मोड़ पर फैसला मांगती हुई। सुबह होने से पहले उसने तय कर लिया था कि वो क्या नहीं करेगा। वो खुद से समझौता नहीं करेगा। अगली सुबह बैंक पहुंचते ही उसे फिर से केबिन में बुलाया गया। इस बार कोई भूमिका नहीं थी, कोई लंबी बात नहीं। क्षेत्रीय अधिकारी ने सीधे पूछा, तो आपने क्या सोचा? आदित्य ने एक पल भी नहीं लिया। मैं जांच से अलग नहीं होऊंगा, उसने कहा। कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई। आप समझते हैं, अधिकारी ने कहा, कि इसका मतलब आपके लिए आसान नहीं होगा। आदित्य की आवाज शांत थी। मैं आसान रास्ते के लिए यहां तक नहीं आया। तीसरे व्यक्ति ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, आपकी फाइल बहुत साफ है, लेकिन साफ फाइलें अक्सर अकेली रह जाती हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। अकेला रहना गलत होने से बेहतर है। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर ब्रांच मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तो जांच जारी रहेगी और आप इसमें रहेंगे। यह घोषणा नहीं थी, यह चेतावनी थी। आदित्य ने सिर हिलाया। केबिन से बाहर निकलते वक्त उसे हल्का महसूस हुआ। डर गया था, लेकिन दबा नहीं था। डेस्क पर लौटते ही उसने काम शुरू कर दिया। कागज, रिकॉर्ड, नंबर अब सब पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे। दोपहर में विक्रम उसके पास आया। तो उसने पूछा। आदित्य ने मुस्कुराए बिना कहा, मैं यहीं हूं। विक्रम ने राहत की सांस ली। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया। अब पीछे देखने की वजह भी नहीं। शाम तक जांच से जुड़ा एक नया नाम फाइल में जुड़ चुका था। यह नाम पहले किसी ने जोर से नहीं लिया था, अब लिया जा रहा था। आदित्य जानता था, यहीं से असली हलचल शुरू होगी। शाम को वो अपने कमरे लौटा। आज कमरे की दीवारें उसे तंग नहीं कर रही थीं। उसने चाय बनाई और मेज पर बैठ गया। डायरी खोली और लिखा, आज मुझे रास्ता बदलने का मौका मिला था। मैंने रास्ता नहीं बदला, मैंने खुद को नहीं बदला। शायद इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन यह कीमत मैं पहचान के साथ चुकाऊंगा। डायरी बंद करते समय उसके हाथ स्थिर थे। उसे एहसास हो चुका था, अगला फैसला उसकी नौकरी से बड़ा होगा। यह फैसला उसकी पहचान तय करेगा। आदित्य राजवंश ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जांच के आगे बढ़ते ही सब कुछ अचानक बदल जाएगा, लेकिन उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि बदलाव इतनी खामोशी से आएगा। सुबह जब वो बैंक पहुंचा तो माहौल पहले जैसा नहीं था। न कोई फुसफुसाहट, न अचानक रुकती बातचीत, न नजरें चुराने की जल्दबाजी। इसके बजाय एक अजीब सी सतर्कता थी, जैसे सब लोग जान चुके हों कि अब कुछ बातें पर्दे के पीछे नहीं रह सकती। भारतीय राष्ट्रीय बैंक BRB की इमारत हमेशा की तरह खड़ी थी, मजबूत, ठंडी और औपचारिक। लेकिन आज आदित्य को यह सिर्फ एक दफ्तर नहीं लगी, ये एक मंच जैसा था, जहां कई सालों से दबे सवाल अब सामने आने वाले थे। वो अपनी डेस्क तक पहुंचा ही था कि सिस्टम पर एक नई मेल चमकी। विशेष जांच दल, आंतरिक समन्वय बैठक, आज 11:30 बजे, उपस्थिति अनिवार्य। आदित्य ने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह बुलावा था।
मीटिंग रूम में माहौल भारी था। लंबी मेज के चारों ओर बैठे चेहरे अनुभव से भरे थे, लेकिन आंखों में असमंजस साफ झलक रहा था। हम इस जांच को अगले चरण में ले जा रहे हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिना भूमिका के कहा। इसका मतलब है ज्यादा डेटा, ज्यादा नाम और ज्यादा जोखिम। आदित्य ने सिर झुकाकर सुना। जोखिम शब्द अब उसे डराता नहीं था। वो जानता था जोखिम से बचते बचते ही यह सिस्टम इतना खोखला हो गया था। आदित्य, उसी अधिकारी ने कहा, आप इस जांच की रीढ़ बन चुके हैं। यह तारीफ नहीं थी, यह बोझ था। अब तक जो भी सामने आया है, दूसरे अधिकारी ने कहा, वो सिर्फ शाखा स्तर का मामला नहीं है। कमरे में हलचल हुई। आदित्य ने पहली बार उस मीटिंग में बात की। अगर हम यहां रुक गए, उसने शांत स्वर में कहा, तो सच फिर से आधा रह जाएगा। कुछ चेहरों पर असहजता थी, कुछ पर राहत। मीटिंग के बाद आदित्य अपनी डेस्क पर लौटा। काम वही था, फाइलें, रिकॉर्ड, डेटा। लेकिन आज हर दस्तावेज एक कहानी की तरह लग रहा था। एक खाते की कहानी, एक लेन देन की कहानी, और उन सबके पीछे छुपे लोगों की कहानी। उसे एहसास हुआ, यह जांच अब सिर्फ गलतियों की सूची नहीं थी, यह डर की संस्कृति का नक्शा बन चुकी थी। दोपहर में एक अनजान चेहरा उसके पास आया। आप आदित्य राजवंश हैं? आवाज धीमी थी। जी, आदित्य ने कहा। मैं अनुपालन विभाग से हूं, उस आदमी ने कहा। कुछ बातें हैं जो रिकॉर्ड में नहीं लिखी गईं। आदित्य ने कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए। उस आदमी ने बैठते हुए चारों ओर देखा। मैं गवाही देना चाहता हूं, उसने कहा, लेकिन नाम के साथ नहीं। आदित्य ने बिना चौंके जवाब दिया, सच नाम से बड़ा होता है। उस आदमी की आंखों में पहली बार राहत दिखी। उस बातचीत के बाद आदित्य देर तक चुप बैठा रहा। उसे एहसास हुआ अब वो अकेला नहीं था। डर अब सिर्फ उसके कंधों पर नहीं था, वो टूटना शुरू हो चुका था। शाम को वो अपने कमरे लौटा। कमरा वही था, लेकिन आज उसे और शांत लगा। उसने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गया। शहर की आवाजें अब उसे दबा नहीं रही थीं। उसने डायरी खोली और लिखा, जब सच बोलने वाला एक से ज्यादा हो जाता है तो सच अकेला नहीं रहता। आज मैंने ये महसूस किया। रात गहराती गई, लेकिन आदित्य की आंखों में नींद से ज्यादा साफपन था। उसे पता था यह अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, असली टकराव अब शुरू होने वाला है। आदित्य राजवंश को अब साफ समझ में आ रहा था कि जांच का सबसे मुश्किल हिस्सा कागजों को पढ़ना नहीं, बल्कि लोगों को पढ़ना है। जो लोग कल तक चुप थे, वे आज बेचैन थे, और जो लोग अब बोलने लगे थे, वे डर और राहत के बीच झूल रहे थे। अगली सुबह बैंक पहुंचते ही उसे पता चल गया कि हालात बदल चुके हैं। डेस्क पर 3 नई फाइलें रखी थीं। सभी पर लाल निशान लगा था, संवेदनशील। उसने पहली फाइल खोली। नाम अनजान नहीं था। यह वही नाम था जो अब तक हर बातचीत में गोल गोल घूम रहा था, लेकिन कभी सीधे सामने नहीं आया था। अब आ गया था। आदित्य ने फाइल बंद नहीं की। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ता गया। दोपहर से पहले ही विशेष जांच दल की एक और बैठक बुला ली गई। इस बार माहौल औपचारिक नहीं था, यह सतर्क था। हमने ऊपर तक सूचना भेज दी है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। अब इसमें देरी नहीं की जा सकती, एक और अधिकारी ने जोड़ा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यह किस स्तर तक जाएगा। आदित्य ने बिना भूमिका के कहा, जहां तक सच जाएगा, मामला वहीं तक जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा विरोध का नहीं था, यह स्वीकार का था। बैठक के बाद वही अनुपालन विभाग का व्यक्ति फिर से आदित्य के पास आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे। तीनों के चेहरे पर एक ही तरह की थकान थी, लंबे समय तक चुप रहने की थकान। हम बोलना चाहते हैं, उनमें से एक ने कहा, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि कोई सुनेगा। आदित्य ने कुर्सियां खींच दी। बोलिए। जो बातें सामने आई वो किसी एक खाते तक सीमित नहीं थीं। ये पूरा एक ढांचा था, जहां डर को नियम बना दिया गया था और सवाल पूछना गलती। आदित्य ने सब सुना, बीच में टोका नहीं, सिर्फ नोट करता रहा। जब वे चले गए तो मेज पर कागज नहीं, जिंदगियां पड़ी थीं। शाम तक बैंक के गलियारों में खबर फैल चुकी थी। अब नाम लिए जा रहे थे। अब फुसफुसाहटें खुले वाक्यों में बदल रही थीं। कुछ लोग राहत में थे, कुछ गुस्से में, और कुछ डरे हुए। आदित्य को एक फोन आया। इस बार अनजान नंबर नहीं था। आप हालात बिगाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं हालात नहीं, हकीकत दिखा रहा हूं। आप नहीं जानते आप किससे उलझ रहे हैं। आदित्य ने फोन कान से हटाए बिना कहा, सच से बड़ा कोई नहीं होता। कॉल कट गई। रात को वो अपने कमरे लौटा। आज पहली बार कमरा उसे छोटा लगा, इसलिए नहीं कि वो घुट रहा था,
बल्कि इसलिए कि अब उसकी जिम्मेदारी इन 4 दीवारों से बाहर फैल चुकी थी। उसने डायरी खोली और लिखा, जब सच बोलने वाले कई हो जाते हैं तो डर अपनी आवाज खो देता है। आज मैंने ये होते देखा। अगली सुबह बैंक से आधिकारिक आदेश आया। विशेष जांच दल का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। आपको समन्वय अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आदित्य ने आदेश पढ़ा और खिड़की से बाहर देखा। सूरज वही था, सड़क वही थी, लेकिन सिस्टम वही नहीं रहा था। वो बैंक के दरवाजे से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि ये अब सिर्फ नौकरी नहीं रही है, ये उसकी लड़ाई बन चुकी है। और इस बार वो अकेला नहीं था। सच अब साथ चल रहा था।